नमस्कार दोस्तों, कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, यदि उस कर्मचारी ने अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज जिंदगी भर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी है, किसी संस्थान को दी है, तो वो कर्मचारी चाहेगा कि जब वो रिटायर हो, सेवानिवृत्त हो, तो उसको उसकी सैलरी का कुछ अंश या भाग दिया जाए, ताकि जो उसका बुढ़ापा है, जो उसकी ओल्ड सिचुएशन है, वो अच्छे से गुजर पाए। इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम पेंशन कह देते हैं कि जब वो रिटायर हो, सेवानिवृत्त हो, तो उसको उसकी सैलरी का कुछ अंश या भाग दे दिया जाए सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद, ताकि उसका जो बुढ़ापा है वो अच्छे से गुजर पाए। इसी को पेंशन का रूप कहते हैं सामान्य भाषा में। और पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी होती है, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी होती है, लेकिन भारत में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पेंशन का उतना चलन है नहीं। अगर कोई ब्रांडेड कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, वो भले अपने प्राइवेट कर्मचारियों को पेंशन दे दे रिटायर होने के बाद, भारत की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी पेंशन की बात होती है। और इस वक्त पेंशन को लेकर भारत में घमासान मचा हुआ है, थोड़ा सा विवाद सा खड़ा हो गया। उतना विवाद ये है नहीं। आज जब आप इसको समझोगे डिटेल में, थोड़ा तरीके से, तो आपको समझ में आ गया कि यार वाकई गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है। कई प्रकार की स्कीम लॉन्च होती रही है पेंशन को लेकर। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी, फिर इसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम आ गई, और अब इसकी जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने ले ली है, जो अभी सरकार ने लॉन्च की है। इसको बिल्कुल सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आपने इसको कहीं ना कहीं थ्योरी के रूप में तो पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में एक बच्चे की तरह समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को। ओल्ड पेंशन स्कीम एक डिफाइंड पेंशन स्कीम है या डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। मतलब इसमें जो बेनिफिट है, इसमें जो लाभ है, वो पहले से डिफाइंड कर दिया गया है, पहले से निश्चित कर दिया गया है। क्या कर दिया है? आप जब रिटायर हो रहे थे, आप जब सेवानिवृत्त हो रहे थे, तो जो आपकी लास्ट बेसिक सैलरी थी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता था। आपकी जो लास्ट बेसिक सैलरी थी जब आप रिटायर हो रहे थे, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिल रहा था। और पेंशन के साथ साथ आपको डीए और मिलता था। डीए का मतलब होता है डियरी अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहते थे सामान्य भाषा में। ये हर 6 महीने में इंक्रीज होता रहता है। हर 6 महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ये बढ़ता रहता है कि यदि कोई महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है, तो आपको मिलता है। तो पेंशन के साथ साथ आपको डीए भी मिलता है। ठीक है, 2004 से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू हुआ करती थी, क्योंकि 2004 के बाद तो फिर न्यू पेंशन स्कीम आ गई थी। ये 2004 से पहले के कर्मचारियों के लिए है। इसका फायदा क्या है? फिक्स्ड पेंशन है, पहले से डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, पहले से निश्चित कर रखी है, फिक्स कर रखी है कि जब आप रिटायर हो रहे थे, आप सेवानिवृत्त हो रहे थे, उस टाइम पे जो आपकी सैलरी थी, उस सैलरी का जो बेसिक सैलरी थी, तो होती है टोटल सैलरी। जैसे मान लो सेवानिवृत्ति के टाइम पे आपकी सैलरी 90,000 थी, लेकिन आपकी जो बेसिक सैलरी थी वो लगभग 50,000 के आसपास रही होगी। तो बेसिक सैलरी का 50% आपको पेंशन प्लस डीए इसमें जोड़ दिया जाता है। ये फिक्स्ड अमाउंट आपको जब तक आप मरते नहीं है, आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आपको मिलता रहता है। और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके फिर किसी न किसी फैमिली मेंबर को भी मिलता रहता है। ये भी आपने देखा होगा। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसका जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड से होता है। कंसोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि, मतलब भारत सरकार का जो खजाना है ना, उसमें से इसका खर्चा होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ता है। मतलब एक कर्मचारी है और एक कर्मचारी ने लगभग 50 साल तक अपनी सेवा दे दी, 65 साल तक होते होते क्या हो गया? वो रिटायर हो गया। तो वो तो रिटायर हो गया, और उसके रिटायर होने के बाद जो आने वाली पीढ़ी है, वो जो टैक्स दे रही है ना, उस आने वाली पीढ़ी के टैक्स से इन लोगों को पेंशन दी जा रही है। जब वो व्यक्ति कर्मचारी था, जब वो व्यक्ति काम कर रहा था, तब उस व्यक्ति ने काम तो कर लिया, लेकिन अब वो क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो अब रिटायर होने के बाद इसका जो भार है, इसका जो खर्चा है, वो आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ता है। जो आने वाली पीढ़ी है, यानी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स में से उन लोगों को पेंशन बन के जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका सारा का सारा भार सरकार के ऊपर पड़ता है, इसका सारा का सारा भार गवर्नमेंट के खजाने के ऊपर पड़ता है, और आने वाली भविष्य की पीढ़ी पर पड़ता है, उसके ऊपर सारा का सारा भार वहन करना पड़ता है। जब आप काम कर रहे थे, ना ही आपने तब पेंशन की व्यवस्था की और ना ही सरकार ने पेंशन की व्यवस्था की। आपने तो काम कर लिया, और रिटायर होने के बाद आने वाली जो पीढ़ी है, वो जो टैक्स दे रही है, उसके पैसे से आपकी पेंशन बन रही है, आपको दी जा रही है। सरकार पर सारा का सारा भार इसका पड़ता था। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। कुछ इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि इसके माध्यम से अगर ओल्ड पेंशन स्कीम रही तो ऐसा होगा कि राज्य सुसाइड कर रहा है, राज्य आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि
इन लोगों ने जब कर्मचारियों ने सेवा दे रहे थे, सर्विस दे रहे थे, तब ये अपने पेंशन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं कर रहे थे। रिटायर होने के बाद इनको सरकार एक फिक्स्ड अमाउंट दे रही है, मतलब आने वाली पीढ़ी के पैसे से दे रही है। तो जो राज्य का जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, वो टैक्स का ज्यादातर हिस्सा तो इनकी पेंशन देने में ही चला जाएगा और धीरे धीरे तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ती रहेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि राज्य के पास किसी दूसरे काम को करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, उसके पास इतना एक्सपेंडिचर बचेगा नहीं कि दूसरे कामों में वो खर्चा कर पाए। तो ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट की वजह से 2004 में इसको क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। और 2004 में एक नई स्कीम लॉन्च की जाती है जिसको कहा गया न्यू या नेशनल पेंशन स्कीम। इसके दो नाम है, न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं और नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। इसको लागू किया 1 जनवरी 2004 को। और ये कैसी है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति काम कर रहा था तब वह व्यक्ति और आपकी सरकार दोनों पेंशन की व्यवस्था कर रहे थे। जब वो व्यक्ति काम कर रहा था तब वो व्यक्ति भी कुछ अपना हिस्सा सैलरी का दे रहा था और सरकार भी अपनी तरफ से कुछ पैसा लगा रही थी। कैसे, कर्मचारी 10% हिस्सा देता था और सरकार 14% हिस्सा देती थी। अब देखो इसको थोड़ा समझना, एक पेंशन फंड बनाया जाएगा, है ना, पेंशन फंड बनाया जाएगा। इसमें 10% तो जो कर्मचारी है अपनी बेसिक सैलरी का 10% तो कर्मचारी डालेगा इस पेंशन फंड में और लगभग 14% के आसपास उस कर्मचारी की बेसिक सैलरी का सरकार इस पेंशन फंड में डालेगी। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, जब वो व्यक्ति काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तब वो व्यक्ति अपनी बेसिक सैलरी का 10% इसमें डालेगा और सरकार उस कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 14% इसमें डालेगी। तो ये कितना हो गया, 24% हो गया। अब इस 24% ये जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है इसको इन्वेस्ट किया जाएगा बाजार में। जो आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनियां होती है, आम जनता से पैसा लेकर बाजार में लगाती है उसको। ये जो 24% पेंशन फंड में पैसा इकट्ठा हुआ है इसको कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, बाजार में। इस 24% को पेंशन फंड को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बाजार में निवेश किया जाएगा, बाजार में पैसा लगाया जाएगा और रिटायर होने पर इसका 60% उसको एक साथ मिल जाएगा। मतलब ये जो सारा का सारा अमाउंट इकट्ठा हुआ है, मान लेते हैं जितना भी अमाउंट इकट्ठा हुआ है इसका 60% तो आपको रिटायर होने के जस्ट बाद एक साथ ही मिल जाएगा। एक साथ आपको 60% दे दिया जाएगा, बचा कितना, 40%। इस 40% को वापस से फिर मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, निवेश कर दिया जाएगा। आपका जितना भी अमाउंट बना है जब आप रिटायर हो रहे थे, सेवानिवृत्त हो रहे थे, उस टाइम पे उसका 60% तो आपको दे दिया जाएगा, प्लस अब ये जो 40% बचा है इस 40% को वापस से इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, निवेश कर दिया जाएगा मार्केट के अंदर। और यही इसका एक ड्रॉबैक है। इसकी अच्छी बात तो क्या है कि इसका भार भविष्य की पीढ़ी पर नहीं पड़ रहा, इसका भार भविष्य की पीढ़ी पर नहीं पड़ रहा है। इससे पहले वाली जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसका भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ रहा था क्योंकि कर्मचारी अपनी पेंशन की व्यवस्था कर ही नहीं रहा था। रिटायर होने के बाद सरकार उसको अपने खजाने में से पैसा देती थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जब कर्मचारी जब काम कर रहा है तो अपनी बेसिक सैलरी का 10% डाल रहा है, सरकार भी उसकी बेसिक सैलरी का 14% इसमें डाल रही है। तो वो अपने पेंशन की व्यवस्था खुद कर रहा है जब वो नौकरी कर रहा है तब। तो इसका भार भविष्य की पीढ़ी पर नहीं पड़ता और यही तो हमें चाहिए कि भार भविष्य की पीढ़ी पर ना पड़े, कर्मचारी खुद अपनी पेंशन की व्यवस्था करके जाए। तो कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। क्यों किया विरोध? अब इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है? ये तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव है, इसलिए न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी। इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है कि कर्मचारियों ने विरोध किया कि शेयर बाजार पर आधारित है ये। अब देखो 60% तो आपको सेवानिवृत्त होने के बाद एक साथ मिल गया, बचा 40%। इस 40% को वापस से निवेश किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा मार्केट में। और मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव चलता रहता है। यदि मार्केट अप जाता है तो आपकी पेंशन ज्यादा मिलेगी, यदि मार्केट डाउन जाता है तो आपको पेंशन कम मिलेगी। तो इसके अंदर हो क्या रहा था कि उतार चढ़ाव चल रहा था। जब मार्केट अप जाता है तो आपको पेंशन बढ़ के मिलती है, जब मार्केट डाउन जाता है तो आपको पेंशन कम मिलती है। और इसके अंदर डीए भी नहीं था, डीआरई अलाउंस। इससे पहले वाली ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था? डीए था, डीआरई अलाउंस, महंगाई भत्ता। इसमें महंगाई भत्ता भी नहीं है। तो एक तो ये अब किस पे डिपेंड कर रही है? उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड कर रही है। दूसरा, इसमें डीए भी नहीं था। तो कुछ राज्यों ने फिर इसका विरोध किया और कुछ राज्यों ने जब इसको विरोध किया तो कुछ राज्यों ने फिर वापस से ओपीएस लागू भी कर दिया। कौन कौन से राज्य? वर्तमान में 4 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, एनपीएस नहीं है।
इनमें से देखो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। इन राज्यों ने कहा कि एनपीएस से बढ़िया ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो इसका भार आने वाली पीढ़ी पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। दूसरी, इसके दो नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या क्या है? एक तो इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, पेंशन घटती बढ़ती रहती है, और कौन चाहेगा कि बुढ़ापे के अंदर जब पेंशन थोड़ी बढ़े, मार्केट थोड़ा अप हो तो उसका दिल भी थोड़ा अप जाए, और जब मार्केट डाउन हो तो उसका दिल भी थोड़ा डाउन जाए। जब मार्केट अप हो रहा है तो खुशी के मारे हार्ट अटैक आ जाएगा कि पेंशन बढ़ के मिलेगी, और जब मार्केट डाउन जाएगा तो फिर नेगेटिव के कारण हार्ट अटैक आ सकता है कि पेंशन कम मिलेगी। इसमें यह दिक्कत थी, और अभी सरकार ने लॉन्च की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने 24 तारीख को लॉन्च की थी, है ना। भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इन्होंने तो इसको रीड किया है, पढ़ा है। यहां पर आपने देखा होगा ध्यान से, तो इधर नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, हमारे प्रधानमंत्री की, और यहां पर हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तस्वीर थी। इन्होंने इसको लॉन्च किया कितनी तारीख को? 24 अगस्त 2024 को। और अभी ये केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लगभग 23 लाख के आसपास वर्तमान में इनको पेंशन देती है केंद्र सरकार। कर्मचारी तो लगभग 50 लाख से भी ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो पेंशन देने लायक कर्मचारी है, जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, जो रिटायर हो चुके हैं, वो लगभग 23 लाख के आसपास पड़ता है। तो सरकार ने अभी कहा कि ये केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हम लागू कर रहे हैं। 24 अगस्त को इसकी घोषणा हुई है, और इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, अगले साल से इसको लागू किया जाएगा। और एनपीएस वाले भी इसे चुन सकते हैं। जो एनपीएस को लागू कर रखे हैं, जिन राज्यों ने एनपीएस को लागू कर रखा है, वो राज्य इसको एनपीएस के बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। अब इसमें आखिर है क्या, इतनी बढ़िया कैसे है ये आप समझो। इसके अंदर भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अपनाया सरकार ने कि भाई कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% और सरकार 18.5%। यहां पर देखो पिछले वाले में सरकार कितना इन्वेस्ट कर रही थी? 14%, और इसके अंदर सरकार कितना कर रही है? 18.5%। ये अमाउंट बढ़ा दिया गया है। जो कर्मचारी जब सेवा दे रहा है, सर्विस कर रहा है, तो अपने बेसिक सैलरी का 10% डालेगा। ये तो सेम टू सेम है। सरकार ने इसमें अमाउंट थोड़ा बढ़ा दिया। सरकार ने कहा कि हम 14% के बजाय 18.5% इसमें डालेंगे, तो ये हो जाएगा 28.5%। अब इस 28.5% को, इस पेंशन फंड को मार्केट में क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट किया जाएगा। यही है कि 28.5% ये जो पेंशन फंड बना है, इसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और सरकार ने यह कहा कि एश्योर्ड पेंशन है, मतलब बाजार के ऊपर नीचे जाने से यह प्रभावित नहीं होगी। बाजार जाए अप जाए, बाजार चाहे डाउन जाए, आपका ये जो पेंशन का पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, इससे आपकी पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एश्योर्ड पेंशन स्कीम में आपको आश्वासन दिया गया कि बाजार के उतार चढ़ाव का इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बनेगी कैसे सैलरी? जो जब आप रिटायर हो रहे थे, तो रिटायर होने वाली जो साल है, उसके जो लास्ट के 12 महीने, जैसे मान लो कि 2025 में आप रिटायर होने वाले हैं, और 2025 के जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों की जो बेसिक सैलरी है उसका औसत ले लिया जाए। इन 12 महीनों की जो बेसिक सैलरी है उसका औसत ले लिया जाए, तो अंतिम 12 महीनों की बेसिक वेतन के औसत का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। बाजार चाहे ऊपर जाए, बाजार चाहे नीचे जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपके जब आप रिटायर हो रहे थे और रिटायरमेंट के टाइम पे जो लास्ट साल थी, अंतिम साल थी, उस अंतिम साल के जो 12 महीने थे, उन 12 महीनों का जो एवरेज सैलरी है, उस एवरेज सैलरी का 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। जैसे एवरेज सैलरी बन रही है आपकी 50,000 के आसपास, तो आपको 25,000 दे दिया जाएगा। आराम से कितना दे दिया जाएगा? 25,000 दे दिया जाएगा। लेकिन ये उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा दे दी है, ये ध्यान रखना। ये उन कर्मचारियों को दिया जाएगा उसकी सैलरी का 50% बेसिक सैलरी का, जिन्होंने 25 साल की कम से कम सेवा दे दी है, मिनिमम 25 ईयर्स की सर्विस दी है। और इसमें डीआर भी ऐड कर दिया गया है। डीआर कुछ भी नहीं है, वही आपका डीए है, डियरिंग अलाउंस, यहां पर इसको डियरिंग रिलीफ बोलते हैं, है ना। ये महंगाई भत्ता ही है। तो देखो, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर डीए नहीं था, महंगाई भत्ता नहीं था, है ना, डियरिंग अलाउंस नहीं था। यहां पर सरकार ने डियरिंग अलाउंस, या इसको यहां पर डियरिंग रिलीफ बोला गया है, ये ऐड कर दिया गया, तो उससे थोड़ी बेटर है। एक तो फिक्स्ड आपको अमाउंट मिल रहा है,
प्लस इसके अंदर डियरिंग रिलीफ भी है, महंगाई भत्ता भी ऐड किया गया है। लेकिन ये जरूरी है कि 25 साल की आप सर्विस दो। अच्छा, अगर 25 साल से कम सर्विस दी है तो ये प्रपोर्शन में कम होता जाएगा। जैसे मान लो किसी ने 24 साल की सर्विस दी है तो उस प्रपोर्शन में थोड़ा कम कर दिया जाएगा, किसी ने 20 साल की सर्विस दी है तो उस प्रपोर्शन में थोड़ा कम कर दिया जाएगा। इसका भी भार भविष्य की पीढ़ी पर नहीं पड़ रहा। देखो, इसका भार भी भविष्य की पीढ़ी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। इसकी व्यवस्था खुद कर्मचारी कर रहा है, खुद सरकार कर रही है। और अगर मृत्यु हो जाए, मान लो किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने पर उसके परिवार का जो इमीडिएट मेंबर है, उसका जो बिल्कुल बेटा या बेटी है या वाइफ है, उसको इमीडिएट मेंबर का मतलब उसके जस्ट बाद जो आता है, उसका बेटा बेटी या वाइफ को 60% ऑफ बेसिक सैलरी और डीआर दिया जाएगा। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है कर्मचारी की, तो उसके परिवार के इमीडिएट मेंबर को 60% दिया जाएगा बेसिक सैलरी का और डीआर दिया जाएगा। ये पेंशन के रूप में उसको बांध दिया जाएगा। ठीक है। एक और यहां पर अच्छी बात यह कि यहां पर सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि हम मिनिमम एक पेंशन आपको देंगे। यदि किसी भी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा दी है, कम से कम किसी भी कर्मचारी ने 10 साल की सेवा दे दी है, तो हम उसको 10,000 रुपए की पेंशन फिक्स बांध देंगे। 10,000 तो आपको फिक्स देंगे ही, इसमें कमती बत्ती बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे जैसे आप सर्विस बढ़ाते जाओगे ये प्रपोर्शन में बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जाएगी प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 10 साल की कम से कम सेवा दी है तो 10,000 आपके लिए फिक्स्ड अमाउंट कर दिया है सरकार ने। मान लो कि किसी ने 10 साल की सेवा दे के छोड़ दिया तो आपको 10,000 तो सरकार पेंशन के रूप में देगी ही। अब यहां पर एक दिक्कत आप देखो, यहां पर आपने देखा था कि भाई यहां पर 60% तो डायरेक्ट कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद मिल जा रहा था और इस 40% को आपको पेंशन के रूप में दिया जा रहा था। 60% तो सेवानिवृत्त होने पर डायरेक्ट मिल रहा था आपको न्यू पेंशन स्कीम में, और 40% को वापस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया था, निवेश कर दिया गया था, और इसकी पेंशन को आपको दिया जा रहा था। आपको पता है यहां पर। अब यहां पर क्या किया गया, पेंशन तो आपको मिल रही है लेकिन ये 60% कहा गया। ये वाला जो 60% अमाउंट है ये तो आपको अभी मिला ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा है कि हर 6 महीने में क्या 1/10 इंटू बेसिक सैलरी प्लस डीआर, जो भी आपकी लास्ट में बेसिक सैलरी बनी थी, लास्ट में जब आप रिटायर हो रहे थे, जब आपकी बेसिक सैलरी बन रही थी, उसका 1/10 भाग आपको हर 6 महीने में हम देंगे। मतलब जैसे मान लो आपने 25 साल की सर्विस दे दी है ना, 25 साल की सर्विस दे दी तो एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2 6 महीने होते हैं। तो 25 साल में कितने महीने हो गए, 50 बार 6 महीने आ जाएंगे। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपने 25 साल की सर्विस दे दी है तो एक साल में 2 6 महीने बनेंगे। ठीक है, तो 25 साल में 50 6 महीने बन गए तो आपको 50 बार क्या मिलेगा, हर 6 महीने में 50 बार आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीएआर का 1/10। तो वो वाला काम भी सरकार ने यहां पर कर दिया। बजाय सरकार ने एक साथ देने के, न्यू पेंशन स्कीम में एक साथ मिल रहा था आपको 60% सेवानिवृत्त होने के बाद, यहां सरकार ने कहा कि एक साथ देने के बजाय, इतना भार वहन ना करने के बजाय हम क्या करेंगे कि आपको हर 6 महीने के अंतराल में आपकी बेसिक सैलरी और डीआर का 1/10 भाग प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस लिहाज से ये वाली जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके अंदर हार्ट अटैक नहीं आता लोगों को। न्यू पेंशन स्कीम में डिपेंड कर रहा था बाजार का उतार चढ़ाव, और उसके अंदर डीएबी नहीं था, इसके अंदर डीएबी है, डियरिंग अलाउंस भी है। इसके अंदर आपकी फिक्स्ड पेंशन भी डिसाइड कर दी गई है। अगर आप कम से कम 10 साल की सर्विस भी देते हैं तो भी आपको मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन बांधी गई है। इस लिहाज से ये वाली पेंशन स्कीम उसके कंपेरिजन में बहुत ही बढ़िया पेंशन स्कीम बनाई गई है। तो यहां पर आप तीनों को एक साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं कि इसका भार सारा का सारा सरकार के ऊपर पड़ता था, कर्मचारी ने खुद की पेंशन की व्यवस्था की नहीं है। इसका भार आने वाली पीढ़ी पर इसका भार पड़ता था, इसका भार आने वाली पीढ़ी पर नहीं पड़ता है। इसकी व्यवस्था खुद कर्मचारी करके जाता है और खुद सरकार करती है। इसकी भी व्यवस्था आने वाली पीढ़ी पर नहीं पड़ती, भविष्य की पीढ़ी पर नहीं पड़ती, इसकी व्यवस्था भी खुद कर्मचारी करता है, खुद सरकार करती है। इससे बढ़िया ये क्यों है, क्योंकि यहां पर एक तो डीए नहीं है, यहां पर आपका डियरिंग अलाउंस है, महंगाई भत्ता है। दूसरा, इसमें बाजार के उतार चढ़ाव पर आपकी पेंशन डिपेंड कर रही है, यहां पर बाजार के उतार चढ़ाव पर आपकी पेंशन डिपेंड नहीं कर रही है। सरकार तो आपको फिक्स्ड अमाउंट देगी अपनी तरफ से, जो अभी मैंने आपको बताया है। बस यही मसला है। तो सबसे बेस्ट जो पेंशन स्कीम है वर्तमान में ये वाली है, और ये अगले साल से लागू होगी। और जो एनपीएस इस वक्त चला रहे हैं, एनपीएस वाले इसको ऑप्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।